हेलो भाई लोग, क्या हाल है। बड़े दिनों बाद में हम लोग फिर से यहाँ पर सोच रहे थे कि कुछ नया स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो बाकी स्टोरीज है उसके ऊपर यहाँ पर ठीक ठाक ऑडियंस आ नहीं पा रही है। लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत से बंदों की यहाँ पर डिमांड थी कि यहाँ पर हम लोग स्कूल ऑफ मैजिक्स को हमारे इस चैनल पर शुरू कर दे सीजन 2 कर कर। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर जो स्टोरी है उसकी जो रिकेप है उसको देने वाले, ज्यादा बड़ी नहीं देंगे, केवल थोड़ी बहुत देंगे, केवल लास्ट के 100 एपिसोड्स की, उससे ज्यादा हम लोग नहीं देने वाले हैं। ठीक है। रिकेप कुछ कैसे भी हो सकती है, बस आप लोगों को समझाना होता है कि कहाँ पर क्या हुआ था, ताकि यहाँ पर आप सभी को पता चल सके कि हाँ भाई अब आगे क्या होने वाला है। वरना फिर मेरे को पता है आप में से आधे से ज्यादा बंदे हैं ना स्कूल ऑफ मैजिक्स के इतने ज्यादा बड़े फैंस हैं कि यहाँ पर वो पंखा लटक कर वहां पर मर सकते हैं। इसलिए वजह से यहाँ पर वो लोग वापस से 400 एपिसोड देख सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर पहले से अब सारे एपिसोड्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे 300 एपिसोड्स मैंने देखे नहीं है, लेकिन लास्ट की जो एपिसोड थे मेरे को भी अच्छी लगी स्टोरी। ठीक है, मैं मानता हूँ भाई स्टोरी अच्छी थी, लेकिन नंबर 0 की टक्कर ये नहीं। चलो फिर बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं हमारे इस रिकैप को। राधा और आकाश दोनों ही दोनों यहाँ पर आखिरकार अभी स्टोर या मार्केट के अंदर घूम रहे थे। उस जगह पर आदर्श अपने उस मिशन के ऊपर से लौटकर आ चुका था, लेकिन अब वो राधा के साथ में भी कुछ समय बिताना चाह रहा था। आखिरकार वो अपनी छोटी बहन को कैसे वहां पर छोड़ सकता था। लेकिन उस जगह पर जहाँ पर वो सब दोनों मिलकर शॉपिंग कर रहे थे, उस जगह पर अचानक से राधा को एक बिल्डिंग दिखती है। हालांकि जब आदर्श उस चीज को गौर से देखता है तो उसके बाद में यहाँ पर पता चलता है कि वो एक बिल्डिंग नहीं थी, वो एक बड़ा सा विशाल सांप था। लेकिन जिसको देखने के बाद में जो आदर्श था उस बेचारे की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि जब वो लोग वहां से निकल गए थे, बच गए, क्योंकि जहां पर उस जगह पर रिइंफोर्समेंट्स आ गई थी ताकि उन लोगों को बचाया जा सके। उसके बाद में सभी को ये बताया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि वो जो चीज देखी गई थी वो केवल एक तरह से छाया चित्र बनाया गया था, ताकि यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा सके। लेकिन अब उस बात को बाकी सभी लोग मान नहीं रहे थे। लेकिन अब दूसरी तरफ आदर्श को ये चीज पता थी कि उसने जो चीज अपने सामने देखी थी वो और कुछ नहीं था, वो एक बड़ा सा भयानक जानवर था, या एक बड़ा सा कह लो तो बीस्ट था। शायद ये एक डेमोनिक बीस्ट था, जिसको देखने के बाद में जो आदर्श था उसकी तो पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। बेचारे के मन के अंदर ऐसे डर ने घर कर लिया था जैसे कि वो बिल्डिंग बनाकर वहीं पर रहने के मन कर चुका हो। जब जब यहाँ पर आदर्श अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ था या मेडिटेशन करने के लिए बैठ था तो वो वहां पर बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता था। लेकिन उसी बीच अचानक से यहाँ पर अब उसकी वापस से उसकी मुलाकात उसकी भावना मैडम से होता है। और अब आदर्श को पता था कि केवल उसकी भावना मैडम ही है जो यहाँ पर उसको ये बता सकती है कि वो कैसे यहाँ पर इस सांप के डर से अपने आप को बाहर निकाल सकता था। उसके बाद में आदर्श अब भावना मैडम के साथ में उनके गांव के अंदर चला चुका था। वहां जाने के साथ में ही आदर्श को बहुत कुछ पता चला था। उस जगह पर भावना मैडम ने उसको एक कहानी सुनाई थी उनके एक देव विशाल सम्राट सांप के बारे में, जो उनका एक देव सांप था जो उनके पूरे गांव को यहाँ पर प्रोटेक्ट करते रहता था। लेकिन जब उसको यहाँ पर यह पता चला कि वो कोई और नहीं जिसके वजह से यहाँ पर आदर्श डरा हुआ था, वो वही बड़ा सा विशाल सांप था, वही विशाल सम्राट सांप जिसकी वजह से आदर्श की रातों की नींदें उड़ी हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे करने के बाद में आदर्श को यह पता चला था कि आखिरकार वो सांप कैसा है और क्या नहीं है। भावना मैडम के द्वारा उस आदर्श को यह भी पता चला था कि जो विशाल सांप है उसके जो चमड़ी है वो रिमूव करने का मौका आ चुका है, और ये रिमूव करने का मौका यहाँ पर कुछ समय के अंदर ही आया करता है, यानी कि 10,000 सालों के अंदर एक बार विशाल सांप को अपनी चमड़ी को चेंज करना होता था, यानी कि उसको उतार कर फेंकना होता था। लेकिन उस जगह पर वो जो चीज थी वो बहुत ज्यादा ही हानिकारक थी। बात कुछ ऐसी थी कि उस जगह पर जब वो चमड़ी उतर जाया करती थी तो विशाल सांप बहुत ज्यादा ही नाजुक हो चुका था। लेकिन अब यहाँ पर जब भावना वो सारी बातें उसको बता रही थी तो उसके साथ में आदर्श को ये समझ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। लेकिन जब भावना ने उसको ये बताया कि यहाँ पर विशाल सांप को मारने के लिए बहुत से जने उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उसी के कुछ समय बाद में वहां पर जो मंत्री राजेश था वो आ चुका था। मंत्री राजेश इस जगह पर जो भावना का गांव था वहां पर आकर
वो उस विशाल सांप को अपने साथ में ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि कुछ समय पहले हाल ही के अंदर 2 सैनिक मारे गए थे। उन 2 सैनिकों के मारे जाने के पीछे राजेश को ऐसा लग रहा था कि उस विशाल हाथ का उस सांप का हाथ है। इसी वजह से राजेश उसको मारने के लिए कह रहा था। राजेश का एकमात्र कारण जो था वो ये भी था कि वो अपने आप को और ज्यादा फेमस करना चाहता था, ताकि यहाँ पर सभी लोग उसकी बात माना करें। लेकिन यहाँ पर क्या करे, आदर्श की किस्मत खराब, क्योंकि उसी समय आदर्श और यहाँ पर भावना दोनों उस विशाल सांप को अपने साथ में एक जादुई पतीले के अंदर रखकर वहां से ले गए थे, क्योंकि अब उनको यहाँ पर विशाल सांप को एक माउंटेन जिसका नाम था यहाँ पर धवल पहाड़, उसके अंदर उनको लेकर जाना था। आखिरकार वही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बाकी सभी जो ह्यूमंस जो मेजेस थे वो वहां पर आ नहीं सकते थे। लेकिन जब अब यहाँ से वो लोग निकले तो उसके बाद में वो अलग अलग माया नगरी गए, उसके बाद में अलग अलग जगह पर गए थे। और जब वो उस जगह पर गए तो उसके बाद में उन्हें पता चला कि उस जगह पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। वो बहुत बड़ी गड़बड़ और कुछ नहीं थी, वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक संक्रमित महामारी थी। उस महामारी के चलते हुए आसपास के बहुत से मेजेस मारे जा चुके थे। लेकिन अब ये चीज यहाँ पर सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी मुद्दा बनकर रह गई थी। उन सभी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन उस जगह पर आदर्श ने भावना को ये भी कहा था कि अगर वास्तव में इस सांप का इसके पीछे कोई हाथ है ना, तो इसको उन्हें दे देना चाहिए। लेकिन भावना उस जगह पर मान नहीं रही थी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर विशाल भावना के पीछे सेंटिमेंट्स छुपे हुए थे। भावना के कोई पेरेंट्स नहीं थे, केवल वही एक सांप था जो यहाँ पर भावनाओं को संभाल कर रखा हुआ था, और गांव को भी, और उसके पूरे गांव को संभालने में उसी का हाथ था। तो इसी वजह से यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर भावना उसको देना नहीं चाह रही थी। लेकिन अब वहां से वो लोग निकलना चाह रहे थे। लेकिन उसी समय महामारी के चलते हुए जिस शहर के अंदर वो लोग गए, उस शहर को सभी तरफ से बंद कर दिया गया था, सील टाइप कर दिया गया था, क्योंकि इस जगह पर अब सभी को क्वारंटाइन किया जा रहा था। जैसे कि कोरोना के अंदर किया गया था, वैसे उन सभी को एक ही जगह पर बंद कर रखा गया। अब यहाँ पर आदर्श और भावना दोनों वहां से बचकर बाहर निकलना चाह रहे थे। वहां से बाहर निकलने के लिए उन दोनों ने बहुत कुछ किया, इधर से उधर गए। लेकिन उस जगह पर वो रात के समय वहां से निकल गए। लेकिन जब वो लोग रात के समय वहां से निकले तो यहाँ पर कुछ मेजेस, कुछ सैनिकों को यहाँ पर पता चल गया कि कोई वहां से भाग रहा है। लेकिन उसके पीछे एक हाथ राजेश का भी था। राजेश ने पहले से ही यहाँ पर उनके लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछा कर रखा था। उन्होंने यहाँ पर जो कोर्ट था उसके अंदर से उनको पकड़ने के लिए एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, जिसकी वजह से उनके पीछे बहुत से जने भागने लगे थे। लेकिन यहाँ पर अब राजेश के उन सभी अरमानों के ऊपर आदर्श और भावना ने पानी फेर दिया, क्योंकि उस जगह पर वो लोग उन सभी से बचकर भागने में कामयाब हो गए थे। हाँ, माना कि यहाँ पर कुछ समय के लिए उन दोनों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, लेकिन वो परेशानी ज्यादा समय तक नहीं चली। उस परेशानी से निपटने के बाद में वो लोग सीधे यहाँ पर धवल पहाड़ पर पहुंचे। धवल पहाड़ के ऊपर उन्हें एक बहुत ज्यादा बड़ी विशाल गुफा दिखाई दी थी। वो विशाल गुफा इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उसके अंदर जो उनका विशाल सांप था वो आराम से जा सकता था। उस जगह पर जाने के बाद में भावना ने उसके खून के कुछ टैंकर तो भर ही लिए थे, और उसकी वजह से यहाँ पर वो ये साबित करना चाह रही थी कि यहाँ पर जो उनका विशाल देव सांप है उसके पीछे उस महामारी का कोई भी हाथ नहीं है। हाँ, इसी वजह से वो लोग एक सा एंटीडोट बनाना चाह रहे थे। लेकिन अब जब वो लोग वापस से एंटीडोट लेकर वापस से उसी जगह पर पहुंच गए, माया नगरी, तो उस जगह पर राजेश ने उनको पकड़ लिया और केवल भावना के गांव के अंदर ही उसको गिरफ्तार कर रखा गया था। भावना ने उस खून को उनके हवाले कर दिया ताकि वो लोग ये देख सकें कि क्या वास्तव में इस महामारी का और उस सांप का कोई लेना देना था। लेकिन जब उन्होंने एंटीडोट बनाया तो उसके बाद में उन्होंने देखा कि वो लोग महामारी को रोक तो नहीं पाए, लेकिन ये उन सभी को रोक पा रहे थे जिनके अंदर ये महामारी फैल गई थी। और इस चीज को लेकर वो थोड़ी देर के लिए कुछ तो हो गए थे और उसकी यहाँ पर कुछ तैयारी कर रहे थे कि वो किस तरह से अब उस विशाल सांप को पकड़े। लेकिन देखते ही देखते वहां का माहौल चेंज होने लगा। अचानक से वहां पर उनका एक सैनिक आता है
और वो उन सभी को बताता है कि माया नगरी के जो साइड के अंदर सारी जगह थी वहां पर अटैक हो चुका है और वो अटैक सफेद गिद्धों द्वारा किया गया था। अब उन सफेद गिद्धों के अंदर यहाँ पर एडवांस लेवल के बिस्ट भी छिपे हुए थे और उन सभी की संख्या ऐसे बढ़ती हुई जा रही थी जैसे कि यहाँ पर वो लोग कोई गिद्ध ना होकर केवल मधुमक्खियां थी जो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आई हुई थी। लेकिन अब उस जगह पर उनके ऊपर एक और बड़ा खतरा आ चुका था। अब उसके लिए राजेश यहाँ पर भावना से कह रहा था कि तुम्हें यहाँ पर जल्दी से जल्दी उस विशाल सांप को हमारे पास में कर देना चाहिए, हमें जल्दी से उसको पकड़कर मारना होगा, क्योंकि अब उन्हें पता था कि यहाँ पर अब वो दोनों तरफ से फंस गए थे। एक तरफ तो वो विशाल सांप, एक तरफ ये सारे गिद्ध। लेकिन वहीं भावना मानने को रेडी नहीं थी। लेकिन राजेश कहता है कि अगर उन्हें यहाँ पर उस पूरे शहर को बचाना है तो उसके लिए या तो विशाल सांप को थोड़ी देर के लिए हमारे पास में रहना होगा, और उसके बाद में उसे एक अच्छा खासा दिलासा भी उन्होंने दे दिया था। उसके बाद में वो लोग एक झील के ऊपर चले गए। वो एक झील नहीं, वो एक बड़ी सी नदी थी, उसके ऊपर ब्रिज था। उस जगह पर भावना ने अपनी एक फ्लूट को बचाते हुए विशाल काले सांप को वहां पर बुला लिया था। लेकिन हालांकि यहाँ पर भावना को ये पता नहीं था कि जब वो लोग वहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद में तो और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जानी थी, क्योंकि भावना को जैसा पता था वैसा हुआ नहीं। उनके साथ में हुआ कुछ ऐसा कांड कि यहाँ पर राजेश ने दे दिया भाई उनको धक्का, और इस धोखे के चलते हुए यहाँ पर एक बड़ी सी लाइटनिंग फॉर्मेशन को क्रिएट किया गया, जो एक तरह की सजा देने वाली फॉर्मेशन थी। उसके अंदर से बहुत सारी लाइटनिंग पोल्स बाहर निकल कर आए और उन्होंने यहाँ पर विशाल काले सांप के ऊपर बिजलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसको चलते हुए यहाँ पर भावना का गुस्सा बहुत ज्यादा भावना से बाहर हो चुका था। भावना मैडम भी अब बहुत बुरी तरह से गुस्सा थी। भावना को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर वो क्या करे, क्योंकि अचानक से उसने जब देखा कि वहां पर केवल वो ही नहीं, वहां पर थे और भी ज्यादा पावरफुल एडवांस लेवल के मैजिशियंस, और उन सभी मेजर्स ने यहाँ पर उन सभी को पकड़ लिया था। उस जगह पर उनके बीच में एक और मंत्री भी था जिसका नाम पदमचंद था। अब उसको यहाँ पर शॉर्ट नेम दे दिया गया पीड़ी, क्योंकि उसका नाम बहुत ज्यादा बड़ा था। उसके आसपास के दोस्त उसको उसी नाम से बुलाया जाते थे। वो लोग बस यहाँ पर विशाल सांप को मारने ही वाले थे कि उस जगह पर फिर से उनके शाही महल के गार्ड्स आ जाते हैं, और शाही महल के गार्ड्स उन लोगों को ये बताते हैं कि जो गिद्धों का अटैक था वो उनके ऊपर और ज्यादा बढ़ते हुए जा रहा है। इसी वजह से अब उन्हें वापस से उनके एडवांस मैजिशियंस को वापस ले जाना होगा। लेकिन अब उस जगह पर राजेश बेचारा क्या करे। राजेश को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अब थोड़े समय के अंदर यहाँ पर विशाल सांप को मारा जाना था। लेकिन अब राजेश जानता था कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है माया नगरी को बचाना। माया नगरी मारी गई तो उसके बाद में वहां पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी के चलते हुए यहाँ पर राजेश ने एडवांस मैजिस को बाहर भेजने की वापस से कोशिश की। लेकिन उसी बीच यहाँ पर एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। उस जगह पर बड़ा ट्विस्ट और कोई नहीं था, वो मंत्री पीड़ी था, पदमचंद। हाँ, वही तूतिया। आखिरकार वो बीच में आकर बोलने लगा कि अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग, तुम्हें यहाँ पर अभी इस पहले विशाल सांप को मारना चाहिए, ये वैसे भी मरने वाला है। लेकिन राजेश उसकी तरफ देखता है कि आखिरकार ये बंदा पागल वागल है क्या, और उसके साथ में सभी भी उसी को देख रहे थे। लेकिन राजेश कहता है नहीं, अभी नहीं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पर विशाल काला सांप मरने वाला है, तो इसी वजह से फालतू में हमें टाइम पास करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी हमें हमारी माया नगरी को बचाना होगा, क्योंकि एक बार अगर वो लोग उस सीमा को तोड़कर अंदर घुस गए तो उसके बाद में बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे साथ में। लेकिन उसी बीच एक और सैनिक वहां पर उड़ते हुए आता है। लेकिन उसके बाद में वो उसको बताता है कि वहां पर एक कमांडर रूलर बीस्ट भी आने वाला है। लेकिन इस चीज को सुनकर राजेश वहां रुकता, राजेश फिर से वहां से चला जाता है और उसी जगह पर यहाँ पर विशाल सांप को ट्रैप कर छोड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर पीड़ी की कुछ हरकतों के ऊपर एक लड़की थी जो नजर रखे हुए थी। उसका नाम ईशाना था। ईशाना इस जगह पर आदर्श को आकर कहती है, आदर्श, क्या तुम्हें यहाँ पर अपने इस विशाल सांप को किसी तरह से बचाना है? तो आदर्श भी ये कहता है कि हाँ, लेकिन कैसे? लेकिन उसके साथ में ही ईशाना उसको बताती है कि इसका जवाब तुम्हें एक कई जगह जाकर मिल सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये जो मंत्री पीड़ी है ना,
इसके ऊपर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ बड़ा दाल के अंदर काला लग रहा है। तो इसी वजह से तुम्हें वहां जाकर देखना होगा। इसी वजह से अब आदर्श वहां से सीधे धवल शहर चला गया, जहां पर चुटकी उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। जब वो वहां गया तो वो चुटकी से मिलता है, और चुटकी के थोड़े बहुत मजे लेने के बाद में ही यहाँ पर चुटकी उसको कुछ अलग बताती है। चुटकी और यहाँ पर जो ईशाना थी वो पहले से ही एक चीज की तैयारी कर रही थी। वो एक चीज कोई और नहीं, वो यहाँ पर उन सभी चीजों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन था। क्योंकि पहले से ही यहाँ पर मंत्री पीढ़ी के ऊपर उन्हें शक था कि यहाँ पर कुछ अलग और गलत चीजें चल रही है। उसी चीज को लेते हुए उन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत सी अलग अलग चीजें थी। और चुटकी भी वहां पर आदर्श से मिलकर एक पल के लिए तो खुश थी कि यहाँ पर उसको पता था कि उस मिशन के अंदर से आदर्श निकलकर बाहर आ सकता था। लेकिन उसके बाद में चुटकी ने उसे बताया कि आदर्श, तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो ब्लड सीरम है वो यहाँ पर सब कुछ का जड़ है। लेकिन जब आदर्श को ये पता चलता है कि हीलिंग ब्लड सीरम इसके पीछे है, तो आदर्श को समझ में नहीं आता। तो उसके बाद में चुटकी उसको बताती है कि ये जो हीलिंग ब्लड सीरम है ये एक डिफेक्टिव आइटम है। लेकिन उसके बारे में वो ये बताती है कि इस डिफेक्टिव आइटम को लगाने में शायद इस मंत्री पीढ़ी का ही हाथ था, और ये मंत्री पीढ़ी ही इसके अंदर कुछ ना कुछ करते जा रहा है। इसी चीज को, शक को सही करने के लिए वो लोग सीधे राजमहल पहुंचे। शाही राजमहल के अंदर जाने के बाद में वो लोग उस जगह पर चले गए जहां पर वो हीलिंग ब्लड सीरम्स को रखा करते थे। आदर्श ने जल्दी से अपना भेष बदला और वहां ये कपड़े पहनकर वो उस रूम के अंदर चला जाता है जहां पर उनको वो चीजें मिलने वाली थी। उस जगह पर कुछ लोग थे और पीढ़ी भी वहीं पर ही था। वो कुछ बातें बातें कर रहे थे। उसके साथ में उन लोगों को ये पता चलता है कि यहाँ पर काला सांप ने ऐसा कुछ महामारी वहां पर फैला दी है। लेकिन वहीं पर ही एक लड़का था। उस लड़के ने कहा, अरे तुम्हें पता है कि यहाँ पर वो विशाल काले सांप से जो महामारी फैली है ना, अरे वो महामारी नहीं है, वो तो एक नॉर्मल से चूहे से काटे द्वारा की गए कुछ बपुले हैं। क्योंकि उस लड़के ने देखा था कि ये जो महामारी थी उसके पीछे का जो साइड इफेक्ट थे वो ये थे कि यहाँ पर उस बंदे के शरीर के ऊपर फफूले आ जाया करते थे, जिसको वहां पर ग्रसित किया गया था। इसी चीज को साबित करने के लिए अब आदर्श उससे मिलता है। आदर्श को भी वहां जाकर सब पता चलता है कि क्या था और क्या नहीं। जब वो अनिरुद्ध को लेकर सीधा कोर्ट पहुंचता है, जहां पर पहले से मंत्री पीढ़ी और राजेश बैठे हुए थे। वो लोग उस कोर्ट के अंदर, जो मैजिकल कोर्ट था, उसके अंदर सुनवाई कर रहे थे कि उन्हें काले सांप के साथ में क्या करना चाहिए। लेकिन उसी बीच यहाँ पर अब जो आदर्श और अनिरुद्ध थे वो पहुंच जाते हैं, और अनिरुद्ध ने उन सभी को ये बताया कि यहाँ पर ये जो महामारी है उसका एंटीडोट का उसको पता है कि वो किस तरह से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद में आदर्श ने वो सारी चीजें और वो सारे सीरम से बताए, और वहाँ का जो जज था आनंद, उसने भी ये बताया कि हाँ वास्तव में ऐसा ही कुछ था। आनंद को भी ये पता चल गया था कि इसके पीछे पीढ़ी का हाथ। लेकिन पीढ़ी तो बेचारा वहां से घबरा के भाग गया। उसको पता था कि अगर वो थोड़ी देर और यहाँ रहेगा ना तो उसके साथ में उसकी हालत गंदी हो जानी थी। लेकिन जब वो वहां से गया तो उसके साथ में अनिरुद्ध ने क्या क्या बताया। उसने बताया कि स्नो माउंटेन के अंदर उनको वो लाल कलर की जड़ी बूटी मिल सकती है, जिसके साथ में ही उसको एंटीडोट बनाया जा सकता था। लाल कलर की जड़ी बूटी के बारे में अनिरुद्ध को उसी के बाज दोस्त ने बताया था, जो एक टू ब्लडेड बीस्ट था, और ये दो तरह से मिला हुआ था। ये कोई डिफेक्टिव पीस नहीं था, लेकिन फिर भी इसके अंदर दो तरह से ब्लड्स मिले गए थे, जिसकी वजह से जो यहाँ पर सभी गिद्ध थे ना, उन सभी का असर उसके ऊपर नहीं हुआ था। बात कुछ ऐसी थी, जब यहाँ पर वो सभी गिद्ध आए थे सफेद वाले, तो उसके साथ में ही यहाँ पर उनके जो पाले हुए बीस्ट गिद्ध थे उन सभी को वहां पर मार दिया गया, क्योंकि वो लोग पार्टी चेंज करने के बारे में सोच रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि पार्टी चेंज कर वो उनके ऊपर ही अटैक करने लगे। इसी वजह से उन सभी ने मिलकर यहाँ पर उन सभी को मार डाला था। हालांकि अनिरुद्ध के गिद्ध के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और उसके बाद में आदर्श वापस से लौट कर वहां जाने लगा। इस जगह पर आदर्श ने मंत्री राजेश से भी ये पता कर लिया था, और उसके साथ में ही यहाँ पर जो काला सांप था वो बेगुनाह साबित हो चुका था। वहां पर काले सांप की कोई भी गलती नहीं थी, और इसी वजह से उसको रिहा कर दिया गया था। आदर्श इसी खबर को लेते हुए फिर से भावना के पास में पहुंचता है, और उसके बाद में वो वहां जाकर
उस विशाल काले सांप को आजाद कर देता है, जिसके बाद में भावना बड़ी खुश भी थी। और उसके बाद में यहाँ पर जो ईशाना थी वो उसी जगह पर रुके हुए थे। उस जगह पर विशाल काला सांप पहले से ही अब अपनी चमड़ी निकालना शुरू कर चुका था, और वो जो बहुत बुरी तरह से घायल था वो धीरे धीरे रिकवर भी हो रहा था। लेकिन अब अनिरुद्ध को पहले से स्नो माउंटेन के ऊपर भेज दिया जाता है। अनिरुद्ध इस जगह पर छुटकी के साथ में गया हुआ था। इस जगह पर अनिरुद्ध के पास में उसका जो गिद्ध था, उसकी वजह से वो वहां जा सकता था, वो भी इजीली। लेकिन जब अनिरुद्ध वहां गया तो उसके बाद में चुटकी वापस से लौटकर वापस आ गई थी। हालांकि जब चुटकी वापस आई तो उसके बाद में आदर्श और बाकियों ने भी उससे पूछा था, तो चुटकी ने ये बताया कि यहाँ पर अनिरुद्ध खुद इसको संभाल सकता है, और अनिरुद्ध को भी यहाँ पर अब एक शाही मेज बनाने के बारे में सोचा जा रहा था। लेकिन जब वो लोग उसके ऊपर ध्यान रखे हुए थे तो वहीं दूसरी तरफ उन लोगों को ये पता चलता है कि अनिरुद्ध किसी तरह के खतरे में था, क्योंकि वो एक जगह पर जाकर रुक सा गया था। लेकिन उसी तरफ यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ पर अनिरुद्ध को रोकने वाला मंत्री पीडी था। मंत्री पीडी के दिमाग के अंदर बहुत से ऐसे ख्याल चल रहे थे जिनको वो बाहर निकलवाना चाह रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि जिस लाल जड़ी बूटी के बारे में वो लोग बात कर रहे थे, वो जड़ी बूटी ही यहाँ पर वो मंत्री पीडी लेना चाह रहा था। अरे मंत्री पीडी बड़ा हरामी है, उसने सोचा ऐसा था कि वो है ना अब इस महामारी को पीछे छोड़कर वहां का हीरो बन जाएगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पर अनिरुद्ध ने उसको ये देने से मना कर दिया था, और उसने कहा था कि वो यहाँ पर जज आनंद के पास में ही जाकर कहेगा और उनको ये दे देगा, आप मेरे को वहां पर ले चलिए। लेकिन जब यहाँ पर वो ये सभी बातें कर रहे थे तो रिकेप वहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि गाइस ज्यादा बड़ा रिकेप हो जाएगा ना तो उसके बाद में मजा नहीं आएगा। वैसे ये बताना कि अपने ने अपने हिसाब से कितना अच्छा आप लोगों के लिए बोला है, ठीक है। और इसके अलावा क्या आप लोगों को ये चलेगा ऐसे लैंग्वेज के अंदर? बस देखो सुनो, नाम वगैरह तो अपने सेम होंगे जब तक यहाँ पर इन लोगों ने यह एक्सप्लेन किया है, लेकिन जब आगे जाकर हम लोग इसको देखेंगे तो उसके साथ में इसके नाम चेंज हो जाएंगे, क्योंकि भाई फिर तुम्हें पता है कि हम लोग नंबर 0 वाले हैं और हमारे साथ में कुछ भी हो सकता है, हम लोग मजाक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोरी को हम भी इसको जल्दी से जल्दी कवर अप करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग ये बोलने चाह रहे हो ना कि पहले से भाई यार ये दूसरे चैनल पे है अपलोड, तो भाई प्लीज यार मत बोलो मेरे को क्या बोलते हैं, मेरे को एक बार कॉन्सेंट्रेट कर लेना दो। तुम ऐसे बोलोगे ना तो मैं इस स्टोरी को भी नहीं कर पाऊंगा, दूसरी स्टोरी को भी नहीं कर पाऊंगा। चिंता मत करो, हम केवल इस स्कूल ऑफ मैजिक्स को यहाँ पर केवल एक समय अपलोड करेंगे, या तो सुबह या शाम को, ये आप लोग बता देना। इसके अलावा अगर मेंबर्स वाले बोलते चाहते हैं ना कि भाई हमारे लिए भी एपिसोड डालो, तो उसके लिए पहले हम लोगों को हर महीने कम से कम 50 मेंबर्स की जरूरत पड़ने वाली है, तब जाकर इसको अपलोड करने का मजा आएगा। देखो यार भाई लोग, क्योंकि अब शाम को हम लोग इसको डाला करेंगे, ठीक है। पहले एक बार इसका रिकेप पूरा कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकेप इसका बचा हुआ है, ताकि मैं भी इसको अच्छे से इसको रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि यार हाँ माइंड में स्टोरी घुस रही है, धीरे धीरे घुसेगी, आगे जाकर और ज्यादा अच्छे से घुसेगी, और आगे जाकर और अच्छे घुसेगी ना, तो उसके बाद में घुसना हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। चलो फिर टाटा बाय बाय। ऐसा बताना कि स्टोरी कैसी लगी, रिकेप कैसा लगा। ये रिकेप था, पूरी एपिसोड नहीं थे। पूरे एपिसोड करने बैठा तो उसके लिए यहाँ पर 100 एपिसोड तो इसके अंदर ही निकल जाएंगे। हम लोग तो इसका सीधा सीजन 2 स्टार्ट करने वाले हैं, और सभी भाइयों को बता देना कि भाई यहाँ पर भाई स्कूल ऑफ मैजिक्स स्टार्ट हो चुका है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकंड पार्ट रिकेप के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइन और अपना ध्यान रखना।